अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जंग का तिब्बल बज चुका। वो जो चाहते थे कि रूस एक बहुत बड़ी जंग में 34 साल बाद फिर दाखिल हो, उनकी मनसूबाबंदी कामयाब हो चुकी है। जंग अज़ीम दोम के बाद हमेशा जंगें वियतनाम, अफ़गानिस्तान और इराक़ जैसे तरक्की पजीर और कमज़ोर मुल्कों की सरज़मीन पर लड़ी जाती रही हैं, लेकिन इस दफ़ा दोनों जानब आलमी ताकतें खूनख्वार भेड़ियों की तरह गराती हुई मैदान में उतरी हैं। यूरोप की वो सरज़मीन जिसने कई सदियाँ जंग की हौलनाकियाँ देखी, एक दफ़ा फिर वही मैदान जंग बनने जा रही है। गुज़श्ता सदी में होने वाली जंग अज़ीम अव्वल और दोम का ईंधन यूरोपीय ममालिक ही बने थे। करोड़ों इंसानों के कत्लेआम और लाखों इमारतों के ज़मीन बोस होने के बाद 7 समुंदर पार बैठे अमेरिका ने इन्हें महाशी बादशाही के नाम पर अपनी ग़ुलामी में नेटो की जंजीरों से ऐसा जकड़ा कि आज इन मुल्कों में 75 सालों की सरमायाकारी से मुनाफा कमाने का वक्त आ गया है। यूरोप के ये ममालिक खूब जानते हैं कि इस जंग से मुनाफा कौन कमाएगा। वो असला साज फैक्ट्रियों और किराए के फ़ौजी फराहम करने वाली कंपनियां जिनका कारोबार 15 अगस्त 2021 से सर्द चला आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ज़िल्लत में शिकस्त के बाद जब अफ़गानिस्तान से निकला तो वह 5 असला साज कंपनियां जिन्होंने एक अंदाजे के मुताबिक $1,500 अरब कमाए थे नए माज़े जंग का ख्वाब देखने लगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका ने $5,000 अरब खर्च किए, जिनमें से $3,000 अरब इन असला साज फैक्ट्रियों और किराए के फ़ौजी फराहम करने वाली कंपनियों को मिले। ये इंसानों के खून से अपने कारोबार की सल्तनत को वसअत देने वाली कंपनियां दरअसल एक मशहूर माशी तरक्की के नज़रिए की बुनियाद पर काम करती हैं, जिसे मिलिट्री केनेसिज्म कहते हैं, यानी मशहूर मैशियत दान केनेस की जदीद माशी थ्योरी का जंगों की मैशियत पर कैसे इतलाक़ किया जाए। थ्योरी यह है कि जब कोई कारखाना, मिल या फैक्ट्री कमाती है तो इसके असरात अवाम तक भी पहुँचते हैं। इस अमल को ट्रैकल डाउन कहते हैं, यानी जब किसी सरमायादार का बहुत बड़ा बर्तन दौलत से भर जाता है तो ये फिर सरमाया उसके बर्तनों से निकलता है, जिससे आम आदमी फैज़ याब होता है। जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम में इन्हीं असला साज फैक्ट्रियों ने अरबों डॉलर कमाए थे। अब दोबारा उनकी राल टपक रही है। जमहूरियत का कमाल ये है कि जमहूरी नुमाइंदे यानी मेम्बरान कांग्रेस या अरकान पार्लियामेंट इन्हीं कंपनियों के सरमाए से इलेक्शन जीतते हैं, फिर इन कंपनियों की एमा पर इनकी मुनाफाखोरी के लिए अवाम को लाहासिल जंग में उलझाते हैं। लोगों के टैक्स से पलने वाली फ़ौज मैदान जंग में उतारी जाती हैं। जंग का बोझ भी अवाम बर्दाश्त करते हैं और उसकी अजियत भी, लेकिन कमाई सिर्फ़ और सिर्फ असला साज कंपनियों को होती है। मौजूदा तनाव में उन कंपनियों की मनसूबाबंदी मुलाहजा करें। जैसे ही 2014 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से निकलने का ऐलान किया तो रूस को उस कदर अकसाया गया कि उसने यूक्रेन में हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ने वाली बागी मलेशिया की हमायत में अपनी फ़ौजें उतार दी। यूक्रेन जब 1992 में रूस से अलहदा हुआ था तो वह एक एटमी क़ुव्वत था। इसका एटमी हथियारों का ज़ख़ीरा दुनिया में तीसरे नंबर पर था। अमेरिका और इस मुल्क को एटमी हथियारों से पाक करने के लिए उसके साथ तवील मुज़ाकरात किए और रूस को भी इत्मीनान में लिया। लातदा यकीनदानियाँ करवाईं, जिसके बाद यूक्रेन ने अपने हज़ारों एटमी हथियारों को वापस कर दिए, जिसके बदले में अमेरिका और नेटो ने उसे यकीन दिलाया अगर कभी रूस ने उस पर हमला किया तो वो इसका दिफा करेंगे। यूँ रूस के सर पर भी एक तलवार लटका दी कि यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा बन जाएगा या नेटो इस माहदे के तहत उसकी मदद करेगा। लेकिन जंग को एक आतिशफ़शां में तब्दील करने के लिए बहुत बड़ी मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है। इसलिए जब रूस ने बागियों की मदद के लिए अपनी अफवाज वहाँ उतारी तो दुनिया बिल्कुल खामोश रही। किसी एटमी ताकत को इसके एटमी हथियार ही इस मुल्क की आज़ादी, खुद मुख्तियारी और सलामती की ज़मानत होते हैं। इन से दस्तबरदारी के बाद कोई आलमी ताकत कभी अपने वादे पूरे नहीं करती। यूक्रेन में रूस ने बागियों की हमायत की और उसके बाद इस तनाज़े को हवा देने और अवामी जज्बात से खेलने के लिए CIA ने अपना मशहूर आम तरीक़ाकार अवामी माज अपनाया, जिसके नतीजे में यूक्रेन की अवाम रूस की इस फ़ौजी मुदाखलत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए। रोज़ाना जलूस निकलते और यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के सफ़ीर इन जलसों और धरनों में बराह रास्त हिस्सा लेते थे। यूक्रेन पर इन दिनों रूस नवाज हुकूमत थी जो अवामी वोटों से मुंतखब होकर बरसे इक़्तिदार आई थी। CIA के पेरोल पर मौजूद सियासी लीडरों ने इन जलसों और धरनों का रुख उस वक्त के रूस नवाज सदर विक्टोरिया यानुकोविच के ख़िलाफ़ मोड़ दिया और अवाम के मुँह में ये नारा डाल दिया कि फ़ौरन आइन में तरमीम करके यूरोपीय यूनियन और नेटो के साथ मजबूत तल्लुकात इस्तवार किए जाएँ। दारकून में धरने शुरू हुए जो चंद दिन बाद खूनी फसादात में बदल गए।
ہجوم نے لاتعداد عمارتوں پر قبضہ کر لیا اور پورا شہر ان کا یرغمال بنا دیا گیا۔ یوکرین کا صدر 2010 میں ایک شفاف اور منصفانہ انتخابات کے نتیجے میں برسر اقتدار آیا تھا، مگر عالمی پریس نے اسے ڈکٹیٹر اور بددیانت بتا دیا تھا۔ اس کے مقابلے میں اپوزیشن کے ہنگاموں کو ایک جمہوری جدوجہد قرار دے دیا۔ CIA کا سرمایہ اور منصوبہ بندی عروج پر تھی، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کے اراکین کو قید کر لیا گیا تھا۔ اگر یہ روس نواز حکومت قائم رہی تو روس ایک دن ویسے یوکرین پر قبضہ کر لے گا، جیسا اس نے کرائمیا پر کیا تھا۔ فسادات خوفناک ہوئے اور سول وار کا خطرہ پیدا ہوا تو 22 فروری 2014 کو یوکرین کی پارلیمنٹ نے صدر کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پاس کر دیا اور وہ خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور روس کے ساتھ تازہ ضم ہونے والے علاقے کرائمیا چلا گیا۔ اس کے بعد ہنگامہ کرنے والے بے دھڑک صدارتی محل اور دیگر عمارات میں داخل ہو گئے اور صدر کی پرتعیش رہائش گاہیں اور ایک منفی پروپیگنڈے کے تحت TV پر دکھائی جانے لگی۔ مغربی دنیا کے میڈیا نے اس کی کرپشن کی کہانیوں کو بڑھا چڑھا کر دکھایا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عمران خان نے نواز شریف کی حکومت کے خلاف دھرنے کا آغاز کیا تھا۔ خود عمران خان بھی تقریروں میں عوام کو یوکرین کے عوام کی طرح اٹھ کھڑا ہونے کے لیے کہتے تھے۔ امریکہ اور یورپ روس نواز صدر کی معزولی کے بعد یوکرین پر ایک دم مہربان ہو گیا۔ یوکرین کے عوام کا یورپ میں داخلے کے لیے ویزا ختم کر دیا گیا۔ اسے نیٹو میں شامل کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے، یہاں تک کہ جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ جب یوکرین چاہے اسے نیٹو میں شامل کر لیا جائے گا۔ یوکرین جنگ کے شعلے بھڑکانے والے ملٹری کاروباریوں کے لیے اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ 1 جون 2019 کو پینٹاگون کی شائع ہونے والی بحیرہ ہند اور بحیرہ الکاہل کے بارے میں جو پالیسی جاری کی گئی تھی، اس میں یوکرین کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا، حالانکہ یوکرین کا اس خطے سے دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح یورپ کا یوکرین اور امریکہ اور روس کی جنگ میں اہم ہے، ویسے ہی ایشیا کا پاکستان بھی امریکہ اور چین کی جنگ میں اہم ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ آپ کو اگلی قسط میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوستوں کے ساتھ اور گروپس میں شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔